हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य हिंदी का थ्योरी क्लास करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्लास होगा वह होगा वर्णमाला के लिए। और दोस्तों, यह जो सामान्य हिंदी का थ्योरी क्लास चलेगा, ये हमारे जितने भी एग्जाम हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल हुआ, आरओ एआरओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट बीडीओ, लेखपाल और ऐसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए दोस्तों ये जितनी भी क्लास चलेंगी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। कुछ बच्चों को हिंदी नहीं समझ में आती होगी, उनको बहुत कठिन लगता होगा। तो आपको हम यह जो है आश्वासन देते हैं कि यदि आप लोग ये क्लास पूरी कर लेंगे, उसके बाद जिन बच्चों को संधि में प्रॉब्लम आती है, दोस्तों संधि जो है, संधि पढ़ने के लिए दोस्तों वर्णमाला बहुत जरूरी है पढ़ना। वर्णमाला के जो ग्रामर है, वर्णमाला का जो इसमें जो लॉजिक है, जब तक हम लोग उसको नहीं समझेंगे तब तक हम लोग संधि नहीं समझ सकते हैं। और संधि एक ऐसी चीज है कि आप लोग इसको रट नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी संधियां हैं, बहुत सारी संधि विच्छेद हैं जिसको हम लोग रट नहीं सकते हैं। उसका लॉजिक समझ जाएंगे, करने का तरीका समझ जाएंगे, तो हम लोग जो है संधि बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और ये आप लोग पूरी क्लास करने के बाद हमें आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो है ये क्लास कैसी लगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला की परिभाषा। तो दोस्तों, वर्णमाला की जो परिभाषा होती है वह होती है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है, हिंदी का जो कखा गघा होता है, अ से, छोटा अ से ज्ञ तक, तो ये दोस्तों जिस तरीके से लिखा जाता है, जैसे दोस्तों छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, फिर दोस्तों क, ख, ग, ये जो लिखा जा रहा है, यानी कि क के बाद ख आ रहा है, ख के बाद ग आ रहा है, और हम लोगों को पता है कि ग के बाद घ आएगा। इस तरह से निरंतर ये दोस्तों चलता जाएगा, यानी कि सभी जितने भी वर्ण हैं उनका एक निश्चित स्थान है कि कौन किसके बाद आएगा। हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि हम लोग पहले ख लिख दें, फिर अ लिख दें, फिर क लिख दें, फिर च लिख दें। ये चीज़ दोस्तों गलत होगी। तो दोस्तों, ये इसकी एक व्यवस्था की गई है, इसका एक नियम बना है, लिखने का तरीका बना है। तो ये जो तरीका है, इसका जो यह नियम है, यही दोस्तों वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। आप इसकी परिभाषा समझ गए होंगे। यानी कि जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, जिस क्रम में वह नियम बना है लिखने के लिए, उसी क्रम को, उसी नियम को वर्णमाला कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को वर्णमाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है वर्ण। वर्ण क्या होता है? यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक शब्द आया है वर्ण। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि वर्ण आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, वर्ण जो होता है, इसकी जो परिभाषा होती है वह होती है, वर्ण एक ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसको आप अभी और नीचे चलते हैं, अक्षर के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग इसकी परिभाषा अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए हम लोग अक्षर के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण एक ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब दोस्तों इसकी परिभाषा में छिपा है, अक्षर की परिभाषा में छिपा है। तो हम लोग अगर अक्षर की परिभाषा समझते हैं, यह लिखा है, जब कोई स्वर, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई स्वर व्यंजन के साथ आ जाए तो वह युग्म अक्षर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब कोई स्वर व्यंजन के साथ आ जाए तो वह युग्म अक्षर कहलाता है। इसको हम लोग एक जो है उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम लोग कोई व्यंजन लेते हैं, व्यंजन हम ले लिए ज। ये दोस्तों एक्चुअली में ज नहीं है। ये दोस्तों जो व्यंजन होता है उसके नीचे आपको हलंत मिला जो है लिखा मिलेगा। अगर हलंत मिला है, लिखा है, नीचे लगा है, तो आप ये समझिए कि वो जो है व्यंजन है। अब दोस्तों ये जो है आधा ज है। अब इसके साथ हम लोग अ को मिला देते हैं। अब इसके साथ हम लोग अ को मिला देते हैं। तो दोस्तों जब ज के, आधा ज के
जो है के साथ आ मिल गया, यही परिभाषा में कह रहा है कि जब किसी व्यंजन के साथ स्वर मिल जाता है, जब किसी व्यंजन के साथ स्वर मिल जाता है तो जो युग्म बनता है वही अक्षर होता है। तो यहाँ पे कौन सा युग्म बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है जा। क्या बन रहा है? जा। तो ये जो युग्म मिला है इसी को हम लोग अक्षर कहेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ ज लिखते हैं और यहाँ जो है छोटा आ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? छोटा आ। तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा जा। तो ये जो युग्म मिला है इसी को हम लोग अक्षर कहते हैं। अब हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं। इसमें क्या दिया है? वर्ण एक ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो आधा जा है और ये जो आ है, या फिर ये जो आधा जा है और ये आ है, दोस्तों ये जो है इसको अ पढ़ा जाएगा और इसको आ पढ़ा जाएगा। यानी इसमें दोस्तों हमारी जो सांस है वो ज़्यादा देर तक चलेगी और इसमें जो है कम देर तक चलेगी। तो इसको आप लोग देखिए कि ये दोनों जो हैं, ये दोस्तों ये दोनों वर्ण हैं। ठीक है, ये दोनों कॉमन वर्ण हैं। भले ही ये व्यंजन है और ये स्वर है, लेकिन ये वर्ण है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो बच्चे हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। तो इनका कॉमन नाम क्या होगा? इसका कॉमन नाम क्या होगा? ये जो है ये दोनों एक लड़के हैं, ये दोनों एक लड़के हैं। भले इनका एक राम है एक श्याम है, लेकिन अगर हम ये कॉमन है। इसी तरह से दोस्तों जैसे व्यंजन ज है और अ है, ये दोनों वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण है, लेकिन ये व्यंजन, इसका नाम व्यंजन है और इसका नाम स्वर है। तो आप लोग जो है इसको जो है समझ गए होंगे। तो जो वर्ण होता है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि जो ये जा है, आधा जा है, अब इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। और ये जो आ है स्वर है, इसका भी टुकड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो अक्षर है इसके टुकड़े हो सकते हैं। यानी कि जैसे अगर हम जा को लिखें तो इसका टुकड़ा किस में होगा? ये जो है जा हो जाएगा और आ हो जाएगा। ये दोस्तों जा और आ हो जाएगा, इससे मिलके दोस्तों जा बना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों जो वर्ण होता है, वर्ण और ध्वनि का अंतर हम लोग समझेंगे। वर्ण और ध्वनि में अंतर समझेंगे कि ये दोनों चीजें क्या हैं। तो हम लोग यहां लिख देते हैं लिखित रूप और मौखिक रूप। मौखिक रूप। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो वर्ण होता है दोस्तों वह ध्वनि का लिखित रूप होता है, और जो ध्वनि होती है वह दोस्तों वर्ण का मौखिक रूप होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम अपने मुंह से क ख का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये जो क ख है अगर हम बोल रहे हैं तो वह ध्वनि होगी। ठीक है, उसको हम लोग ध्वनि बोलेंगे। अगर मुंह से हम लोग मौखिक रूप से बोल रहे हैं तो उसको हम लोग ध्वनि बोलेंगे। और इसी क और ख को अगर हम लिख देते हैं तो इसी को हम लोग वर्ण बोलेंगे। कि ध्वनि जो हम लोग अपने मुंह से उच्चारित कर रहे हैं क ख, वही दोस्तों ध्वनि है। और उसी को अगर हम लोग लिख देते हैं, लिखित रूप में ला देते हैं, तो वही वर्ण हो जाता है। क्योंकि ये दोस्तों जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग जो है वर्णमाला पढ़ लीजिए। वर्णमाला पढ़ने के बाद दोस्तों हम वर्णमाला से संबंधित प्रैक्टिस सेट लाएंगे। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि अभी तक हम लोग जितना चीज पढ़े हैं इसका दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम इसके आगे इसको पढ़ने के बाद इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम आपको समझाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है? तो दोस्तों स्वर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले मतलब इसका क्या हुआ? तो दोस्तों जो स्वर होते हैं, जो हमारे स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं,
उनको बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों हमने बताया था ये जा है, आधा जा है, ये दोस्तों व्यंजन है। इसको बोलने के लिए हमें जो है स्वर का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो सकता है। जब तक वह इसमें नहीं लगेगा तब तक हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इसी से व्यंजन का परिभाषा भी बना है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए, व्यंजनों को बोलने के लिए बिना स्वर के हम लोग उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्वर का उच्चारण अगर करना है तो वह स्वतंत्र हैं। उनको बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की जो है सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो यह दोस्तों इसी वजह से ये बना है इसकी परिभाषा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो है क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? यदि इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों उसकी संख्या 13 हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो है 11 स्वर होते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें दोस्तों 2 अंग और आहा को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। कुछ कंडीशन में, कुछ सिचुएशन में इसको जोड़ दिया जाता है तो वह दोस्तों 13 हो जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तब आपको बोलना है, ऑप्शन लगाना है 13। और अगर वहां पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, यानी कि नॉर्मल पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तब 11 हो जाएगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए मूल्यतः स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी दोस्तों इसका उत्तर 11 हो जाएगा। और अगर पूछा जाए हिंदी स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब भी दोस्तों इसका उत्तर 11 हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी मत परेशान होइए। वर्णमाला खत्म होने के बाद इसका प्रैक्टिस सेट करा देंगे तो आप लोगों के जितने भी कंफ्यूजन होंगे वह दोस्तों दूर हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है दोस्तों स्वर की मात्रा। अब ये स्वर की मात्रा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जैसे दोस्तों स्वर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो आ होता है, आ होता है, ई होती है, ई होती है, ऊ होता है, री या फिर ए ओ औ, ये हुए जो है हमारे स्वर। ठीक है, ये हमारे स्वर क्या हैं? ये दोस्तों मूल रूप में लिखे गए हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा, फिर आपको जो है स्वर की मात्रा की परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये दोस्तों जो स्वर 11 लिखे गए हैं ये अपने मूल रूप में है। ठीक है, अपने जो है मूल रूप में है। लेकिन दोस्तों अगर यही जो स्वर हैं किसी व्यंजन के साथ लगते हैं तो इनका जो मूल रूप है वह बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आधा प, हम लोग पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम लोग लेते हैं जा। तो जैसे ये आधा जा है, अगर इसमें हम आ जोड़ देते हैं, आ व्यंजन जोड़ देते हैं, तो अब ये क्या बनेगा? ये जा बनेगा। अगर हम इसमें जा में ही जोड़ देते हैं बड़ा आ, तो इसमें क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। अगर इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें जोड़ देते हैं ई, तो ये क्या बन जाएगा? जी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जी। तो इसी तरह से दोस्तों जो ये स्वर का मूल रूप है, ये जो स्वर का मूल रूप है, ये दोस्तों किसी व्यंजन के साथ लगता है तो उसका मूल रूप बदल जाता है, वह किसी दूसरे रूप में आ जाता है। जैसे जैसे यहाँ दोस्तों मूल रूप क्या है? इसका अ है। अब ये किस में बदल गया है? अब ये इस तरह से बन गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम ज को निकाल देते हैं तो क्या बचता है? ये बचता है। तो इसका बदला हुआ रूप है। तो इसका जो बदला हुआ रूप है दोस्तों, इसी को स्वर की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर की मात्रा। अब हम दोस्तों इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है? व्यंजन के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वरों का योग करते हैं, व्यंजन के साथ स्वरों का योग करते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं, यानी कि वह इस रूप में आता है, इस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। यानी कि जो यह रूप बदला गया है, जैसे इसको हम लेते हैं एग्जाम्पल,
छोटा ज और ई, ये क्या हो गया, जी हो गया। अब इसमें जो ये मूल रूप है स्वर का, ये स्वर का मूल रूप है, जब ये व्यंजन में मिला, जब ये व्यंजन में मिला तो इसका रूप क्या हो गया, इसका आकार जो बन गया वह, इसका आकार जो बन गया वो इस तरह से बन गया। किस तरह से बन गया, ये दोस्तों इस तरह से बन गया कुछ, यानी कि जो छोटी ई थी वह इस तरह से बन गई। तो ये जो इसका बदला हुआ रूप है यही मात्रा होती है। और दोस्तों मात्राएं जो जितने भी यहाँ पे हैं वो अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे अगर हम जा के साथ आ लगाएं दोस्तों, अगर हम इसको जा बोल रहे हैं तो इसको आप लोग आधा जा ही समझिएगा, ठीक है, इसको आधा जा ही समझिएगा। तो इसमें अगर हम अ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, जा हो जाता है। अब इसका रूप क्या बदला, ये जो है इस तरह से बदल गया, यानी कि ये जो है इसमें छिप गया, यानी कि इसकी जो हलंत लगा है बीच मतलब नीचे, उसकी जगह ये जो है छोटा आ ले लिया। यानी कि अगर ये इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है तो आप लोग समझ जाइए कि इसमें दोस्तों स्वर आ इसमें मिला है, स्वर आ इसमें मिला है। अगर हम इसको अलग करेंगे तो इसको इस तरह से अलग करेंगे, इस तरह से अलग करेंगे, यानी कि जैसे कहीं ज लिखा है, इस तरह से ज लिखा है, इस तरह से अगर ज लिखा है, अगर कोई कहे कि इसको वर्ण विच्छेद करिए, वर्ण विच्छेद करिए, यानी कि इसको अलग करना है, इसमें से व्यंजन अलग करना है, स्वर अलग करना है, तो ये हो जाएगा ज में हलंत लग जाएगा, फिर प्लस आ हो जाएगा, तो ये जो है वर्ण विच्छेद हो गया। अब दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं, मात्राएं जो होती हैं, सारे स्वरों की मात्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम ज को लें, ज प्लस अ बराबर, ज प्लस अ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। अगर हम दोस्तों ज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिएगा आधा ज है। अब हम दोस्तों आधा ज प्लस आ लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जा, यानी कि इसमें जो मात्रा है ये हलंत की जगह आ गया है, और इसमें क्या मात्रा आ गई है, इस तरह से बन गया है। और हम दोस्तों जा प्लस ई लेते हैं तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा जी, यानी कि जो इसमें बनावट है, मात्रा है, वह इस तरीके की है, ठीक है। और अगर हम लेते हैं जा प्लस बड़ी ई तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा जी, यानी कि इसमें जो है वह है इस तरीके का, ये छोटी ई है की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। और अगर हम लोग दोस्तों लेते हैं ज प्लस ऊ, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जू, यानी कि अब इसमें जो मात्रा है वो किस प्रकार है, वो इस प्रकार है, और ये दोस्तों नीचे लगती है। इसी तरह से दोस्तों हम लोग जैसे लेते हैं ज प्लस ओ, ज प्लस ओ, तो ये हो जाएगा जो। अब इसकी जो मात्रा है वो क्या है, वो इस तरीके की है। तो मात्राएं दोस्तों, जो स्वर हैं वो मूल रूप जो उसका है, अगर वह मात्रा में आता है तो उसकी बनावट चेंज हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों स्वर के बारे में कुछ दो फैक्ट हैं उसको जान लेते हैं, चूंकि ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, मेरा जो पहला फैक्ट है वह है, जब किसी शब्द की शुरुआत, आप समझिएगा इसको, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तब उस स्थिति में स्वर अपने मूल रूप में लिखा जाता है, न कि मात्रा के रूप में। इसका कहने के क्या मतलब है, जैसे कोई शब्द है दोस्तों, कोई शब्द है, उसकी शुरुआत किससे हो रही है, स्वर से हो रही है। तो अगर सबसे पहले स्वर आ रहा है तो वह दोस्तों मात्रा के रूप में नहीं लिखा जाएगा, वह मूल रूप में लिखा जाएगा। इसके पहले हमने आपको समझा दिया है कि स्वर का मूल रूप क्या होता है और मात्रा रूप क्या होता है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं औरत, 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 अब इसमें जो औ है, ये दोस्तों स्वर है, और ये दोस्तों मूल रूप में लिखा जाएगा, मूल रूप में, ना कि मात्रा के रूप में। यानी कि ये औरत दोस्तों ऐसे नहीं लिखी जाएगी, औरत ऐसे नहीं लिखी जाएगी, यानी कि जो औ है यह जो है मूल रूप में आएगा, यानी कि इस तरीके के आएगा। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इरादा। इरादा में क्या है, ई क्या है, स्वर है। अब स्वर चूंकि शब्द से पहले आया है, शब्द में सबसे पहले आया है, यानी कि जो ई है वो जो है इस तरीके की नहीं लिखी जाए। इरादा दोस्तों इस तरीके का नहीं लिखा जाएगा, ये गलत माना जाएगा। अगर स्वर पहले आ रहा है तो वह स्वर जो है वह मूल रूप में आएगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ।
अब हम लोग अगला फैक्ट क्या है उसको देखते हैं। अगला फैक्ट है, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार दो या दो से अधिक स्वर आते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। इसका कहने का क्या मतलब है, पहले क्या था, पहले ये था कि स्वर जो पहले आता है, अब इसमें क्या है, शब्द के बीच में आया हो और लगातार दो स्वर आए हों। जैसे हम लोग जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं शुरुआत की, शुरुआत, शुरुआत। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, अधस्सा, फिर उ, फिर अधर्रा, फिर उ, फिर आ, फिर ता हो जाएगा, फिर छोटा आ हो जाएगा। चूंकि यहाँ दोस्तों इसको हम अच्छे से समझा देते हैं, आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ इसको जो है वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखते हैं अधस्सा प्लस उ, फिर प्लस अधर्रा प्लस उ, फिर प्लस बड़ा आ, फिर प्लस ता, फिर प्लस आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्लस आ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ हो जाएगा। तो ये दोस्तों वर्ण विच्छेद हो गया इसका। कभी कभी आपके एग्जाम में कोई शब्द दे देगा, उसका बोलेगा वर्ण विच्छेद करिए, आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी आप लोगों को इसमें समझ जो है परेशानी हो रही होगी, बाद में ये समझ में आ जाएगा। तो हम लोग परिभाषा मतलब ये फैक्ट देखते हैं क्या कह रहा है, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार दो या दो से अधिक स्वर आवें। अब दोस्तों ये जो र है, आधा रा है, ये व्यंजन है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए दो स्वर आए हैं, एक छोटा ऊ आया है, एक बड़ा आ आया है। तो ये दोस्तों दो स्वर आ गए हैं। अब क्या कह रहा है, दो स्वर आने की कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें क्या कह रहा है, पहला स्वर मात्रा के रूप में। अब ये जो छोटा ऊ है ये दोस्तों ये पहला स्वर है, इसीलिए मात्रा के रूप में हो जाएगा। यानी कि जो र है इसके साथ में जो है ऊ की मात्रा लग जाएगी, तब यह इस तरह से लिखा जाएगा। यानी कि जो पहला स्वर हो जाएगा वह अपने मात्रा के रूप में आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा स्वर आएगा, जो दूसरा स्वर आएगा वह अपने मूल रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो र लिखा है इसमें ऊ की मात्रा लगी है, ना कि ऊ जो है मूल रूप में आया है, और दूसरा जो स्वर है वह अपने मूल रूप में आ गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे हम आजमाइश में देखें तो दोस्तों इसमें क्या है, माँ के बाद देखिए, माँ के बाद आ आया है प्लस ई आया है, यानी कि लगातार दो स्वर आ गए हैं। तो पहला स्वर जो बड़ा आ है इसको हमने बताया था कि इसकी मात्रा क्या होती है, तो इसकी मात्रा होती है, इसकी मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो देखिए इसकी मात्रा बड़ा माँ में, यानी माँ में जुड़ गई है तो बड़ा माँ हो गया है। और जो दूसरा वाला स्वर है वह हूबहू वैसे लिख दिया गया है, यानी कि अपने मूल रूप में लिख दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आजमाइश एक ऐसा शब्द है जिसमें दोनों चीज़ें, यानी कि पहला वाला भी एग्जाम्पल मिल गया, यानी कि इसमें पहले भी स्वर आया है और बाद में भी दो स्वर आया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो अगला बढ़ते हैं, अगला है स्वरों के प्रकार। अब हम लोग दोस्तों स्वरों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों स्वरों के प्रकार में हम लोग देखेंगे, मुख्य रूप से स्वरों के चार वर्गीकरण किए जा सकते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं दोस्तों उसको जो है चार प्रकार से जो है बांटा जा सकता है। इसमें जो पहला प्रकार है वह है उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन में, आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, मूल स्वर है, दूसरा क्या है, संधि स्वर है। अब इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। मूल स्वर का दोस्तों कोई भी चीज़ हम लोग समझेंगे तो उसको जो है रटेंगे नहीं, उसको समझेंगे फिर वो अपने आप जो है याद हो जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, सावधानी से इसको आप लोग समझिएगा। और दोस्तों आपको इसको जो है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। तो दोस्तों जो मूल स्वर होता है वह होता है
छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसका मतलब क्या हुआ, मूल स्वर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अभी हम लोगों ने बताया था जो मूल स्वर होता है इसका जो है हम लोग अर्थ समझते हैं। मूल स्वर का मतलब हुआ दोस्तों जो मूल हो, यानी कि जो खुद से बना हो, यानी कि वह जो है वह अकेला हो, उसके साथ कुछ और ना हो। तो जैसे अगर हम अ देखें तो ये आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। दूसरा क्या है, संधि स्वर है। संधि स्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो स्वरों के योग से बनने वाले स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, तो जैसे दोस्तों आ है, ये आ क्या है, तो दोस्तों ये जो आ है, ये जो आ है ये बना है जो, यानी कि क्या कह रहा है, दो स्वरों के योग से, यानी जो समान हो, जो समान स्वर हो, समान स्वर के मेल से बने हो। जैसे ये अगर हम बड़ा आ की बात करें तो ये बना है छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बनी है बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बना है बड़ा ऊ। फिर हम ले लेते हैं दोस्तों अगला, यानी कि ये दोस्तों ये हो गया। अब हम ए आई ओ औ की बात करें तो ए आई औ की बात करें तो अगर हम आ करें, अ प्लस क्या करें, अ प्लस ई अगर कर देते हैं तो ए बनता है, ए बनता है। और अ प्लस ए कर देते हैं तब अय बनता है। यानी कि ये जो दोस्तों बन रहे हैं ये जो है स्वर स्वर से मिलके बन रहे हैं, स्वर से मिलके बन रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसको जो है संधि स्वर कहा गया है। यानी इसमें जो छोटा आ है इसको मूल स्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी से मिलके नहीं बना है, ये अकेले बना है। यानी कि जो बड़ा आ है ये दोस्तों आ प्लस आ मिलके बना है, तो इसीलिए इसको संधि स्वर कहा गया है। यानी कि दो स्वरों को योग से बनने वाले स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये जो संधि स्वर है, ये जो संधि स्वर है इसके भी दो प्रकार होते हैं। जो संधि स्वर है इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल संधि स्वर। अब ये मूल संधि स्वर को दीर्घ या गुरु स्वर भी कहते हैं। अब मूल संधि स्वर में क्या आएगा, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ जाएगा। और संयुक्त संधि स्वर में इसमें आ जाएगा ए ऐ ओ औ। यानी कि दोस्तों ये जो मूल संधि स्वर है, ये जो मूल संधि स्वर है ये जो है जो एक ही जाति के मिलके बने हो, यानी कि एक ही जाति के स्वर से मिलके बना हो, वह दोस्तों मूल स्वर होता है। एक ही जाति के स्वर से मिलके बनने का मतलब यह हुआ कि दोस्तों ये जो छोटा आ है यही दोस्तों दो बार अगर जोड़ दिया जाए तो ये बड़ा आ बन जाएगा। इसी प्रकार से छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बन जाएगा। यानी कि ये एक ही जाति के हैं, ये दोनों एक ही जाति के हैं। इसीलिए दोस्तों इसको मूल संधि स्वर में रखा गया है। और अगर हम संयुक्त संधि स्वर में बात करें, संयुक्त संधि स्वर की बात करें तो इसमें आता है ए ऐ ओ औ। अब दोस्तों अगर हम ए की बात करें तो ये बना है छोटा आ प्लस ई, छोटा आ प्लस ई, ये मिल के बना है दोस्तों ए। अब इसमें दोस्तों देखते हैं ये जो है छोटा आ और छोटी ई ये जो है एक जाति के नहीं है, अलग अलग है। यानी कि ये छोटा आ है और ये छोटी ई है। यानी कि जैसे इस यहाँ पे एक ही जाति के जो है स्वर मिल के बनते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जो है स्वर मिल के बने हैं, यानी कि अलग अलग जाति के मिल के बने हैं। तो इस तरह से इसको संयुक्त संधि स्वर कहा जाता है। और दोस्तों मूल संधि स्वर जो है, जो मूल संधि स्वर है इसको सजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों ये एक ही जाति के मिलके बने हैं। ये सब दोस्तों जो हम बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से सजातीय स्वर कौन से हैं, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों चूंकि ये दोस्तों एक ही जो है जाति से मिलके बने हैं, इसीलिए इसको सजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इसको दोस्तों सवर्ण,
सवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सवर्ण के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये दोस्तों एक ही वर्ण से मिलके बने हैं। और दोस्तों जो संयुक्त संधि स्वर है, इसको दोस्तों विजातीय स्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विजातीय। अब विजाति का मतलब आप लोग जानते हैं अलग अलग जाति के। विजाति का मतलब अलग अलग जाति होता है, यानी कि ये दोस्तों अलग अलग जाति से मिलके बने हैं, इसीलिए दोस्तों इसको विजातीय कहते हैं। और इसको एक नाम से जानते हैं असवर्ग। असवर्ण, जैसे इसको सवर्ण बोलते हैं, इसको जो है असवर्ण बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक चीज इसमें और देख लीजिए जैसे अ प्लस छोटी ई मिलके ए बन गया, वैसे ही दोस्तों अ प्लस ए मिलके ए बनता है। उसी प्रकार से दोस्तों अ प्लस उ मिलके ओ बनता है, और अ प्लस ओ मिलके औ बनता है। ये सब सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। ये सब सारी चीजें अगर आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप लोग संधि नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार से दोस्तों ये हम लोग संधि की शुरुआत कर चुके हैं, यानी कि जो संधि का बेस है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें दोस्तों आपको ये सब तैयार करने में दो फायदा होगा। एक तो वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके तैयार हो रहे हैं, और साथ में आपकी संधि भी तैयार हो रही है। आपको पता नहीं चल रहा है, जब आपको हम संधि पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो हमने ये सब सारी चीजें बताया था वह इसमें जो है इसी से बना ही है, इसी का हर जगह संधि में प्रयोग ही है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। और आजकल दोस्तों जो एग्जाम हमारा है उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो ए है वह किन किन वर्णों से मिलकर बना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप लोग इसको जो है ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है दूसरा वाला जो है, यानी स्वर का जो वर्गीकरण है उसका जो दूसरा वाला है वह है उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर भी दोस्तों स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर को दोस्तों लघु स्वर भी कहते हैं, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर में कौन सा आता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा लघु, जिसको बोलने में दोस्तों कम समय लगता है, वही ह्रस्व स्वर होता है। दीर्घ स्वर का मतलब जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है वह दीर्घ स्वर होता है। तो दीर्घ स्वर में दोस्तों ये आ जाएगा। अब दोस्तों एक जो है इस तरह से दोस्तों, तो आपसे अगर पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर इनमें से कौन है, तो उसमें जो है ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग उसको चूज करिएगा। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है दीर्घ स्वर इनमें से कौन है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्गीकरण में आता है, अगला प्रकार जो है वह है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या दो होती है। यानी कि होठों की स्थिति के आधार पर भी स्वरों की संख्या दो होती है। कौन कौन से होते हैं? आवृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर का मतलब होता है जिसके उच्चारण में हमारे जो होठों का जो आकार है वह गोलाकार ना होकर कोई और आकार में हो, तो वह आवृत्तमुखी होता है। और वृत्तमुखी क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में हमारा जो होठ है वह गोलाकार बन जाता है, गोल आवृत्ति का बन जाता है, तो उसको वृत्तमुखी कहते हैं। अब इसका हम लोग दोस्तों उच्चारण करते हैं। जैसे अ का उच्चारण करेंगे, अ, आ, ई, री, ए। तो इसमें क्या हो रहा है? हमारे जो है होठ का जो आकार है वह कैसा बन रहा है? गोलाकार नहीं बन रहा है। उसी प्रकार से अगर हम वृत्तमुखी का उच्चारण करेंगे, ऊ, ओ, औ, आप लोग अपने होठ की आकृति देखिए, गोली बन गई है। इसीलिए दोस्तों वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? जिसमें हमारे होठों की आकृति, जिसके उच्चारण में हमारे होठों की स्थिति गोल आकार की बन जाए, उसको वृत्तमुखी कहते हैं। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगली तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है वह है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं।
ये सब सारी चीज़ें भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? एक होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। अब दोस्तों अग्रस्वर जो होता है उसमें आता है ई ए, इसमें डबल हो गया है तो ए। तो दोस्तों इसके उच्चारण में जो जीभ है उसका आगे वाला भाग प्रयोग में आएगा। यानी कि जो हमारी ये जीभ है इसके उच्चारण में, अग्रस्वर के उच्चारण में ये वाला पोर्शन यूज होगा, ये आगे वाला पोर्शन यूज होगा। और अगर हम मध्य स्वर की बात करें, मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है और इसके उच्चारण में दोस्तों जीभ का जो मध्य वाला भाग है उसका प्रयोग होगा। ठीक है, उसका प्रयोग होता है। कभी कभी आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है कि पश्च स्वर की परिभाषा क्या है, इस तरह से जो है क्वेश्चन बन जाता है, मध्य स्वर की परिभाषा क्या है। तो इसमें दोस्तों छोटा आ के लिए आता है। अब हम अगर लोग पश्च स्वर की बात करें तो इसमें दोस्तों जो जीभ होती है उसका जो है पीछे वाला भाग जो है इस्तेमाल होता है, पीछे वाला भाग यूज होता है, तो वो दोस्तों पश्च स्वर होता है। इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें तो आप लोग देख लीजिए, बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है हमारा जो स्वर वाला पोर्शन था वह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो अगली बार क्लास करेंगे वह दोस्तों व्यंजन के बारे में समझेंगे। आई होप कि दोस्तों ये आपको स्वर के बारे में जितनी भी जानकारी हमने दिया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी तो अगली क्लास आने से पहले आप लोगों का यह काम है कि ये जितने भी हमने स्वर बताए हैं ये सारे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि अभी आने वाले समय में दोस्तों यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है और अभी और सारी वैकेंसियां जो है बहुत सारी आने वाली हैं। इसीलिए आप लोग मेरे साथ साथ जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग साथ साथ तैयार करते चलिए। इसीलिए जब हम लोग संधि करेंगे तो यदि आप लोग इसको सारा तैयार किए रहेंगे तो आपको जो है संधि करने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग इसको हमारे साथ साथ तैयार करते चलिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में जो हमने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आप लोगों को लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ गया है, तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।